ठीक है, गैसों का दाब है ना, तो गैस जिस भी बर्तन में होगा उसमें वो चारों तरफ दाब डालता है। ये हमको कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जो लोहे का या एल्युमिनियम का या टिन का है, मजबूत वाला है, धातु का बना हुआ बर्तन है, उसमें जब आप गैस भर दोगे तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि वो गैस दाब डाल रहा है कि नहीं। इसलिए हम चेक करते हैं किससे? गुब्बारे से आपको पता चल जाएगा। जो गुब्बारा होगा, गुब्बारा होता है ना, उसमें जब आप हवा भर देते हो गुब्बारे में तो ऐसे फूल जाता है, वो इतना बड़ा फूला हुआ है, तो उसका जो लेयर है वो फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? कोई ताकत लगा उसके अंदर से, तब तो उसको ऐसे बाहर की ओर खींचे हुए है ना। इसके अंदर जो गैस गया है वो चारों तरफ से इसको फैलाए हुए है, ताकत लगा रहा है। तो यानी कि हमको पता चला है उसमें क्या भरा, हमने फूंक मार मार के गैस ही तो भरा है, हवा भरा, गैस भरा। यानी कि गैस जिस भी बर्तन में भरा होगा उस बर्तन के सतह पर चारों ओर दाब डालता है। लिख दो ये बात। मिटेगा कैसे? चलिए, गैसों द्वारा बर्तन की सतह पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर, गैसों द्वारा बर्तन की सतह पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? गैस का दाब कहलाता है ना। और ये वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? पास्कल से। किसके? किससे? पास्कल से नापते हैं। लिख दो। हमारे ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया? आपका पृथ्वी हो गया मान लो, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या है? गैस है। इसके चारों ओर, कि जिसको हम कह देते हैं वायुमंडल। अभी जो वायुमंडल है इसमें क्या है? गैस है। तो ये भी तो धरती के ऊपर दाब डालेगा ना। इतना सारा गैस है फैला हुआ, है ना। यहाँ पे वायुमंडल के अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, समताप मंडल और ये सब, है ना। तो वो सारे गैसेस धरती के ऊपर दाब डालती हैं। तो जो वायुमंडल की जो गैसेस हैं वो धरती के ऊपर जो दाब डालती हैं उसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, है ना। तो वायु का दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लिख दो। दाब की इकाई अभी तो बताया, दाब की इकाई पास्कल। लिख दो।
दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। कैपिटल पी स्मॉल ए, है ना। तो वायु दाब को किस में नापते हैं? पास्कल में, याद रहेगा। अब इसमें ये और लिख दो कि एक वायुमंडलीय दाब पास्कल में किसके बराबर होगा? तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 खाली 1 भी लिख देते हैं या 1.01 भी लिख देते हैं। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब इतना होता है। क्लियर है बात? संघनन हम लोग पढ़ चुके हैं, वाष्पन पढ़ चुके हैं, क्वथन पढ़ चुके हैं। क्या बच गया? अब गैसों का विसरण पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा विसरण किस अवस्था में होता है? सबसे ज़्यादा विसरण गैस, उससे कम हाँ, ठीक है। अंतराणु के स्थान क्या होता है? अंतराणु के स्थान अब लिखिए द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा लिख दिए। अब द्रवण की गुप्त ऊष्मा में जरा हम समझते हैं बात को, है ना। गुप्त माने क्या होता है? बताओ। देखो यहाँ पे दो शब्द आया, एगो गुप्त और एगो ऊष्मा। गुप्त मीन्स गुप्तचर होते थे ना पहले। गुप्त मीन्स छुपा हुआ, है ना, जो पता नहीं चले, जो दिखे नहीं, उसी को कहते हैं गुप्त। और ऊष्मा माने ऊष्मा ऊर्जा, एक का एक रूप है ना। हीट, गर्मी, तापमान, टेम्परेचर, उससे मिलता जुलता चीज होता है आपका ऊष्मा, है ना। तो अब हम द्रवण की गुप्त ऊष्मा पढ़ रहे हैं। तो द्रवण क्या है जरा ये बताओ। द्रवण सुनने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्रवण। दौड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? धावन। धोने की क्रिया को कहते हैं। और किसी चीज को द्रव में बदलने की क्रिया को कहते हैं द्रवण, है ना। कोई चीज को द्रव में बदल रहे हैं तो उसको कहते हैं हम द्रवण। तो जब कोई ठोस चीज लोगे और उसको क्या करोगे आप? द्रव में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा? उसको गर्म करना पड़ेगा कि ठंडा? कोई ठोस चीज लो, उसको क्या करो आप? द्रव में बदलना हो तो उसको क्या करोगे? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म करते जाओगे। अब मान लीजिए कि मैंने एक बीकर लिया और उसमें छोटे छोटे, ये क्या है? बर्फ के टुकड़े हैं। इसको मैंने रख दिया। अब मैं इसको करूँगा गर्म, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे पिघलने लगेगा, है ना। यहाँ पे एक लगा दो आप। क्या है ये? थर्मामीटर। क्या लगाया हमने? थर्मामीटर से क्या करते हैं? तापमान नापते हैं। तो आप जब बर्फ को गर्म करना शुरू करोगे तो यहाँ से हीट खर्चा हो रहा है कि नहीं? यहाँ से ऊष्मा खर्चा हो रहा है? ऊष्मा खर्च हुआ।
तो ऊष्मा खर्च होकर के कहाँ गया? बर्फ में गया। तो इसका तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन आप थर्मामीटर से देखोगे तो इसका तापमान बढ़ता नहीं है। तो यहाँ से तो ऊष्मा खर्चा हो गया और यहाँ पे तापमान बढ़ा नहीं, तो बीच में वो ऊष्मा गया कहाँ? गुप्त हो गया, गायब हो गया नहीं। फिर धीरे 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 थोड़ा एक मिनट के बाद, थोड़े थोड़े देर के बाद जब आप थर्मामीटर लगा लगा के चेक करोगे तो आपको कुछ देर तो तापमान थर्मामीटर का नहीं बढ़ेगा और कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि अब थर्मामीटर का तापमान बढ़ना शुरू हुआ है। जैसे जैसे वो पिघलना शुरू कर देगा वैसे वैसे आपको थर्मामीटर का तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन बात यह है कि जितनी देर तक थर्मामीटर का तापमान नहीं बढ़ा, है ना, ऊष्मा खर्च हुआ और ताप नहीं बढ़ा, वो वाला ऊष्मा कहाँ गया? ये ऊष्मा कहाँ गया? ये ऊष्मा दिखा नहीं। तो इसी को कहते हैं हम द्रवण की गुप्त ऊष्मा। गर्म करने, कोई भी ठोस को द्रव में बदलते हैं तो द्रव में बदलने से पहले तक उसमें बहुत देर तक कुछ ऊष्मा जो है वो चला जाता है, जो कि काउंट में नहीं आता, नापा नहीं पाता है, उसको हम कह देते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अच्छा, गुप्त ऊष्मा जब दे देंगे, जितना गुप्त ऊष्मा उसको ज़रूरत है उतना ऊष्मा तो वो क्या करेगा? अपने अंदर घोट जाएगा, खा जाएगा, बर्फ़ पता नहीं चलने देगा। और उसके बाद से वो क्या करेगा? पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी कि क्या बनना शुरू कर देगा? द्रव में बदलने लगेगा। यानी कि द्रव में बदलने से पहले पहले वो कहेगा कि मेरे को इतना ऊष्मा तो चाहिए। क्या करने के लिए? क्या बनने के लिए? द्रव बनने के लिए। यानी कि द्रव बनने के लिए हर एक द्रव को कुछ न कुछ ऊष्मा चाहिए होता है। तो किसी भी ठोस को, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ कि कितना, किसी भी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, हाँ अभी लिखना नहीं, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। क्या लिखूँ मैं? किसी भी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मैं अगर इसमें 2 किलो बर्फ रख दूं तो अब ज़्यादा देर तक तापमान नहीं बढ़ेगा, यानी कि अब गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो गया। कोई एक ही को बर्फ़ के टुकड़ा रखे हुए तो गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, वो तो तुरंत ही गर्म होने लगेगा। तो फिर पूछेगा कोई आदमी कि बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा क्या होता है, तो कैसे बताएगा? तुम्हारा अलग गुप्त ऊष्मा निकलेगा, उसका अलग निकलेगा, उसका अलग निकलेगा। कोई 20 किलो बर्फ़ लेके बैठा हुआ है तो उसका तो गुप्त ऊष्मा बहुत हो जाएगा। कोई इतनी एक टुकड़ा लेके बैठा बर्फ़ का तो उसका बर्फ़ में तो थर्मामीटर लगाएगा वो, तो उसका थर्मामीटर का टेम्परेचर तो तुरंत बढ़ जाएगा। यानी कि ये तय करना पड़ेगा कि कितना बर्फ़ लेके जांचना है, कितना लोहा लेके जांचना है, कितना एल्यूमिनियम को गर्म करना है, या कोई भी ठोस पदार्थ कितना रहना चाहिए। तो क्या लगता है सबसे आसानी से कितना रहना चाहिए? दुकान पे जाके खरीदोगे तो कितना आसानी से खरीदा जाएगा? चुपचाप जाके क्या बोल दीजिए? 1 किलो। कितना? हाँ, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? किसी भी ठोस पदार्थ के 1 किलो को, कितना को? 1 किलो को किस में बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे हटा दें, समझ में आ गया? 1 किलो क्यों लगाना है उसमें, है ना? लिखो, ये तो लिखो, किसी भी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम मात्रा किसी भी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम, किसी भी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम की मात्रा को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक
आवश्यक ऊष्मा को, किस्मा को, ऊष्मा को द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लिख दिए। अब देखिए दो चीज है इसमें। आपने क्या क्या तय कर लिया? किसी भी पदार्थ की कितना, 1 kg को किस में बदलने के लिए? ठोस से द्रव में बदलने के लिए। एक चीज और मिस हो गया। आप जानते हो कि किसी भी चीज को अगर आप क्या करना चाह रहे हो, गर्म करना चाह रहे हो, और वायु दाब अगर उसका आप घटाओगे बढ़ाओगे तो उसके गर्म होने उबलने पर असर पड़ता है ना। अगर हम वायु दाब बहुत बढ़ा देंगे, वायु दाब बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जल्दी उबल जाएगा, जल्दी गल जाएगा, है ना। एक वायुमंडलीय दाब पर, ये सारी परिभाषाएं कितने पर हैं? क्वथनांक, द्रवनांक, हिमांक, ये सब कितना पर? वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब 1 ATP। ये सब परिभाषा में आपको लिखना पड़ेगा 1 ATP, यानी कि वायुमंडलीय दाब जितना है ना अपना नेचुरली भगवान की कृपा से उतना ही, अपना ओर से उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। घटा बढ़ा सकते, लेकिन जब घटाओगे बढ़ाओगे तो फिर वो उसका जो गुप्त ऊष्मा है ये सब बदल जाएगा। तो गुप्त ऊष्मा के लिए वायुमंडलीय दाब में कोई छेड़छाड़, तो जब वायुमंडलीय दाब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अपना से वहाँ से गैस हटा नहीं देना है या कोई प्रेशर उसमें नहीं लगा देना है, इसको ही कहते हैं कि कितना वायुमंडलीय दाब रहना चाहिए? 1 वायुमंडलीय दाब। तो 1 वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ को उबलने में जितना तापमान लगता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ को द्रव से ठोस में बदलने, जितना तापमान पर वो बदल जाता है उसको उसका हिमांक कहते हैं। वैसे ही 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम, है ना, 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। क्या ऊष्मा ऐसे दूसरी भी चीज में गायब हो जाएगी? मिटा दे इसको या आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज देखिए, आपने बर्फ लिया था, बर्फ को गला दिया था, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? जल बचा हुआ। क्या बचा हुआ है? जल है, पानी है ना। क्या है जी? पानी है। यहां पे क्या लगा देंगे? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर। अब इस पानी को हम क्या करना शुरू करेंगे? गर्म। तो तुरंत गर्म होना शुरू कर देगा और धीरे 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 तापमान आपका टेम्परेचर हाई होते जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री तो नहीं, 1 डिग्री तो ठंडा होता है ना। रूम का तापमान तो रहेगा ही। ठीक है, तो मान लेते हैं जल्दी से समझने के लिए हम इसको कर देते हैं 70, 80, 90, 100। 100 होते ही पानी क्या हो जाएगा? उबलना शुरू कर देगा, है ना। 90 और
100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी क्वथन शुरू हो जाएगा। क्या भाप बनना शुरू करेगा? सौ डिग्री सेल्सियस आप रखोगे, है ना, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके क्या भाप बनने लगेगा। और तापमान बढ़ेगा नहीं। तापमान बढ़ेगा? आप देखिए, यहाँ से हीट आप देते रहिए, है ना, क्लियर बात। और जब वो अपने क्वथनांक तक पहुँच जाएगा तो उसमें से भाप बन के उड़ने लगेगा। क्या होगा? भाप बन के उसमें से उड़ने लगेगा। क्या उड़ने लगेगा? पानी। तो जल क्या बन गया? जल द्रव से गैस, गैस में बदल रहा है। और तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। नीचे से हम स्टोव जलाए हुए ही हैं, तो तापमान और बढ़ना चाहिए, लेकिन तापमान बढ़ता नहीं है। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन उतने पे रखे रहो। जितना 100 पे चला गया, अब स्टोव को 100 पे ही सेट रखो, ठीक है। तो जब 100 पे सेट रख रहे हैं हम, तो 70, 80, 90, 100 हुआ। 100 के बाद और बढ़ना चाहिए, लेकिन वो भाप बन के जब उड़ने लगेगा ना, तो उसका तापमान नहीं बढ़ता है। क्यों? जिसका जिसका 100 से पार हो जाएगा तापमान, ये जिसका जिसका 100 हो जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि तापमान बढ़ नहीं रहा है, और ऊर्जा आपका खर्च, तो ये कहाँ गया? फिर ये ऊर्जा आपका गुप्त रह गया। लेकिन इस बार किस चीज़ में? द्रव से क्या बनाने में? भाप बनाने में। तो इसको कहते हैं हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हेडिंग डालिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लिखिए, किसी पदार्थ के लिख पा रहे हैं ना? किसी पदार्थ के कितना अमाउंट लेना है? 1 किलोग्राम। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम मात्रा को किस अवस्था से? द्रव अवस्था से किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में उसके क्वथनांक के ताप पर, क्वथनांक ताप पर, ताप में परिवर्तन किए बिना, क्वथनांक के ताप पर, या क्वथनांक पर लिख दो, क्वथनांक पर, क्योंकि क्वथनांक अपने आप में ही ताप है ना। क्वथनांक पर ताप में परिवर्तन किए बिना क्या लिखो? पूरा पढ़ो तो। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम मात्रा को द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में उसके क्वथनांक पर ताप में परिवर्तन किए बिना जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे सामान्य ताप दाब पर पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सामान्य ताप दाब मतलब वही 1 वायुमंडलीय दाब, है ना।
पदार्थ सामान्य ताप दाब पर उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, मिटा दे इसको। कभी कभी आप खाना जब बनाते हो, भात वगैरह बनाते हो, भात कौन कौन बना लेता है खाना? सब तुम बना लेते हो? रोटी बनता है? भात तो बनाना आसान है। अरे रोटी नहीं बनता होगा, भात तो बन जाता है ना। भात क्या है, आप एगो बर्तन में पानी रखते हो, चावल वावल धोते हो, ढक देते हो, फिर उसको चढ़ा देते हो, छिपली से ढक देते हो, है ना। अब फिर मोबाइल चलाने लगते हो, टेंगे टेंगे देखने लगते हो। अब क्या होगा कि चलाते चलाते आपको चूल्हे के पास से गंगा नदी बहती हुई नजर आएगी। जब चरणों में गरम गरम गंगा नदी छुएंगी, है ना, तब पता चलेगा कि अरे ये तो पाप हो गया। फिर जब आप देखोगे गंगोत्री के पास, गंगोत्री कहाँ है? वह चूल्हा पर है। वहाँ पे क्या हो गया है? क्या हो गया वहाँ पर? वहाँ प्लेट कूद रहा है और उसमें से क्या उबल रहा, तो आप छिपली को हटाते हो ऐसे जल्दी से, और जब उसको हटाते हो तो हाथ में क्या लग जाता है? भाप। हाथ में क्या लग जाता है? अब खुद ईमानदारी से बताओ कि जब भाप से उंगली जल गया हो, भाप से एकदम लग जाओ, तो कई दिन तक यहाँ लहरता है ना। रोटी जब मम्मी बनाती है तो भाप लग जाता है, रोटी ऐसे फुलाती है और रोटी फूट जाता है और उसका भाप यहाँ लग जाता है। दूसरा सीन ये है कि आपका उंगली जो है वो उस उबलते हुए भात में डूब गया 1 सेकंड के लिए ऐसे, या गरम सब्जी में हाथ चला जाए, कौन ज़्यादा तकलीफ देता है? वो भाप ज़्यादा दिन तक तकलीफ देता है कि वो जो उंगली चला गया किसी गरम में? भाप जो है वो ज़्यादा तकलीफ देता है। कई बार तो आपका चाय में बिस्कुट गिर जाता है तो निकाल लेते हो ना हाथ से ही। पहले तो मन होता है कि चम्मच से निकालें, अब चम्मच लाने कौन जाए भाई, तो बहुत देर तक ट्राई करते हैं कि उसको पी जाए इसे निकाल के, बिस्कुट जो है वो किनारे पे आके मुंह के पास आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता है। तो लास्ट में क्या करता आदमी? चल भाई घोंक, है ना, घोंक के निकालो। तो उंगली गरम चाय में जाता है क्या? वो उंगली इतना तकलीफ देता है? कल्पना कीजिए कि आपके केतली में चाय रखा हुआ है। केतली जानते हो? केतली, अरे केतली जानते हो जी? हैं, मुहावरा सुने हो ना कि क्या कहते हैं, चाय से ज़्यादा केतली है गरम, ऐसा कुछ तो भी मुहावरा है। खैर, फिर उसका भी भाप अगर आपको हाथ में लग जाए तो अब जो चाय में हाथ डुबाए थे वो और जो भाप, चाय के भाप में हाथ लगा, वो कौन ज़्यादा हाथ को जलन देता है? यानी कि आप सब जान रहे हैं कि भाप है असली बाप, है ना। तो भाप से ज़्यादा जलन क्यों आ रहा है? प्रश्न यहाँ उठता है। अरे बाप भी लिखा जा रहा था। भाप गरम जल की, गरम मतलब उबलते हुए जल की तुलना में अधिक जलन शरीर को क्यों देता है? भाप गरम जल की तुलना में अधिक, क्वेश्चन नहीं लिखना, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, क्यों उत्पन्न करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि जो भाप है वो हमारे शरीर को ज़्यादा क्यों जलन देता है। अब देखिए, ज़्यादा कब जलाएगा? जब उसके पास ज़्यादा ऊष्मा होगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये है आपका भाप, ठीक है जी, और ये मैंने बना दिया, ये है आपका गरम जल, या उबलता हुआ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उबलता हुआ जल है, और ये क्या है आपका भाप है। ये ज़्यादा जला दे रहा है और ये कम जला रहा है, यानी कि ज़्यादा ताकतवर कौन है? भाप है। तो प्रश्न उठता है कि भाप के पास कहाँ से आया ज़्यादा ताकत? भाप के पास कहाँ से आया ज़्यादा ताकत? भाप का तापमान कितना रहेगा? 100 डिग्री।
उबलते पानी का तापमान कितना रहेगा? तो दिखने में तो 100 ही सा लग रहा है, तो फिर छुपा के कौन रखा हुआ अपने पास ऊर्जा? भाप अपने पास छुपा के रखा, तब तो ये ज़्यादा जला दे रहा है। इसको थर्मामीटर लगा के जांचोगे तो 100, इसको थर्मामीटर लगा के जांचोगे तो 100, तो तापमान तो 100 ही है, लेकिन जब जल जा रहा है इससे ज़्यादा हाथ, वो इसलिए क्योंकि इनके जन्म लेने की कथा सुनिए अब, है ना। कैसे जला देता है, तब पूछोगे कौन है रे तू, अब बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, अब इसके बचपन की कहानी है ना। एक भगोना था, उस भगोने में पानी गर्म हो रहा था और भगोने के पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। उसमें से भाप ने कुछ ऊष्मा को अपने अंदर छुपा लिया, जिसे हम गुप्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं, और वो ऊष्मा लेकर के वो चला गया एटमॉस्फेयर में बाहर। तो ये जो भाप बाहर निकला, इस भाप के पास इस अंदर वाले पानी की तुलना में जो भगोने के अंदर पानी है, याद रखें कि पानी एकदम शांत जल है ना। अच्छा, अरे शांत जल में से भाप निकाल दोगे आप लोग? खदक रहा है, उबल रहा है, 100 डिग्री पर है, लेकिन कुछ देर तक तापमान नहीं बढ़ता है ना, वो कहाँ चला जाता है? 70, 80, 90, 100 में लगा धागा नहीं, 70, 80, 90, 100 के बाद 101, 102 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। वो तापमान कहाँ छुपा ले जा रहा है? भाप अपने अंदर उस ऊष्मा को लेके बाहर चला गया। तो यद्यपि देखने में तो ये लग रहा है 100 ही पर, इसके बराबर ही, लेकिन इस भाप के पास एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा क्या चीज है? कौन सी ऊष्मा? कौन सी वाली? गुप्त ऊष्मा उसके पास अधिक है, इसलिए ये ज़्यादा ऊर्जा है उसके पास। किसके पास? हाँ, इसलिए भाप जो है वो ज़्यादा स्वाद दे देता है ना। जब भाप से इसे ढक्कन हटाते हैं तो जल जाता है ना, और अगर कभी हम लोग खाना बनाए और मम्मी बैठी हो और हाथ जल जाए तो मम्मी को बहुत मज़ा आ जाता है। मम्मी कहती है अलग स्वाद। समझ में आया? आंसर क्या लिखोगे? आंसर बताओ इसका, समझ में तो आ जाता है कथा, आंसर बताइए कैसे लिखेंगे? बताओ आंसर लिखोगे कैसे? लिख देंगे एकदम, उबलते हुए जल की तुलना में भाप हमारे त्वचा को अधिक क्षति या अधिक जलन देती है, क्योंकि उबलते हुए जल की तुलना में भाप के पास गुप्त ऊष्मा के रूप में एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसके कारण भाप अधिक घातक होता है। लिख डालिए, लिख लेंगे? लिखो फटाफट, कि बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा ना, लिखिए लिखिए लिखिए, लिखिए ना। अच्छा, मैं बोलूँगा तब लिखेंगे? लिखिए, उबलते हुए जल की तुलना में, उबलते हुए, थोड़ा सा और बचा हुआ है, एक पन्ना और है। उबलते हुए जल की तुलना में लिखाया जी, उबलते हुए जल की तुलना में भाप अधिक जलन उत्पन्न करता है, क्योंकि जलन उत्पन्न करता है क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा के रूप में
अतिरिक्त ऊर्जा होती है ठीक है, इसलिए भाप अधिक घातक होता है। लिख दिए। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो ही गया। संघनन बता चुके हैं, संघनन संघनन हो चुका है। चलिए लिखिए जरा, गैस और वाष्प में क्या अंतर है? गैस और वाष्प में क्या अंतर है? गैस और चलो भाई अब चले जाओ, है ना। क्या लिख दिया हमने? गैस एवं वाष्प में अंतर। देखो ये बहुत आसान भी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा है ना। कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है इसके अंदर, बस कभी कभी जैसे अभी आप बताओ तो आपको लगे कि अंतर तो है लेकिन अंतर नहीं भी है। गैस और वाष्प दोनों कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव और गैस। तो दोनों का जो अवस्था है, पदार्थ की अवस्था के हिसाब से देखोगे तो इनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों कौन सी अवस्था में है? गैस ही अवस्था में है। तो फिर गैस के बजाय ये एक और नाम वाष्प कहाँ से आ गया? बात समझ रहे? अच्छा, तो अंतर ये है कि वो गैस जो कभी भी गैस ही रहेगा, है ना, उसको दिन दुनिया का फर्क नहीं पड़ता है ना। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, 12 मास 36 दिन, अमीरी गरीबी, हर मौसम में वो मौसम की तरह रंग नहीं बदलता है ना, एकदम अटल है। गैस है, गैस थे, गैस रहेंगे। लेकिन जो ये वाष्प है, ये वैसे तो रहता है पानी, द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जब इसको थोड़ा गर्मी मिल जाए तो इसको ज़्यादा गैस भर जाता है। ऐसे बोलते हैं ना लोगों को, जो कोई ज़्यादा फटफटाने लगता है, बदमाशी करें तो क्या बोलते हैं कि इसको बहुत गैस भर गया है, एकरा बहुत गर्मी हो गई है। तो वैसे ही जो गैस है वो कमरे के तापमान पर भी गैस रहते हैं। कमरे का तापमान मतलब अभी इस कमरे का जो तापमान है घटता बढ़ता रहता है, सर्दी में कम जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, लेकिन जो भी रूम टेम्परेचर है हमारे साथ ही मिलजुल के गैस हमेशा गैस अवस्था में रहेगा। और वाष्प बनाया जाता है कमरे के तापमान पर, वो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, और उसको गर्म करोगे तब वो बनेगा गैस। बात समझ रहे? तो जो कमरे के तापमान पर क्या रहे? द्रव रहे, और गर्म करने पर बन जाए तो ऐसे गैस को गैस न कह के वाष्प कहते हैं। क्योंकि जैसे कि देखो, कुछ गैसेस के नाम बता दिए जाएं। गैस हो गया आपका
कौन सा गैस है? ये सब जो गैस है वो कमरे के तापमान पे भी गैस ही है ना। आपके नाक से भाप तो नहीं निकल रहा, वो पानी तो नहीं निकल रहा है, और जो पोटा निकलता है वो गैस नहीं है। ठीक है, कभी कह दो कि वो क्या हो गया है, संघनन। गैसों का संघनन होता है तो क्या बनता है? द्रव। हाँ, तो नाक से बाहर क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर क्या जाता है? तो किसी को जुकाम हो जाए और नाक से पोटा बाहर निकलने आए तो दिमाग नहीं दौड़ाना कि ओ ये संघनन हो गया है। क्या हो जाता है वो? जुकाम में वो क्या हो जाता है? चलो वो बायोलॉजी वाले चैप्टर में। तो ये तो गैस है। गैस का क्या काम है जी? ये रूम टेम्परेचर पर भी, इंग्लिश ठीक लिखता है, हिंदी में ठीक नहीं लिखता इन लोग, है ना, 4 हो रहा है, खैर। तो ये कमरे के ताप पर भी, कमरे के ताप पर क्या रहेगा? गैसीय अवस्था में रहेगा। तो कमरे के तापमान पर भी गैसीय अवस्था में रहेगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? गैस। आस्ते से फिर वही बचपन की कहानी। एक भगोना था। क्या था? और उस भगोने में क्या थे? छोटे 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 क्यूट क्यूट पानी के अणु, कण। अब कण वाला क्लास गया, अब अणु परमाणु वाले लेवल पे पढ़ो, विद्वान हुए आप लोग, 9वां में आ गए, है ना। कण, ये क्या है जी? पानी के अणु। देखो विद्वान को अणु दिखता है आंख से, लेकिन बस दिखते तो भगवान भी नहीं। अमेरिका देखा है? ऐसे नक्शा में नहीं देखा? नक्शा में देखा अमेरिका है? अरे नक्शा में अमेरिका देखे हो कि नहीं भाई? आप लोग नक्शा, चलिए, तो इसको हम क्या कर दिए? हीट। क्या कर दिए? गर्म करेंगे। तो ये पहले रूम के तापमान पर क्या था? रूम टेम्परेचर पर क्या था? ये किस अवस्था में है? और जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से एक गैस निकलेगा, और क्या गीत गाएगा? जमीन पर टिकेगा ये, कहेगा आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। और धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा? नौक नौक। हाँ, हेलो एक्सक्यूज मी, हमको भी गैस वाला टीम में रख लीजिए। तो गैस बाहर के क्या कहेगा? मारेंगे दूध थोपी, तोरा गर्म कर दिया गया है तब तुम बना है, हम लोग परमानेंट वाले लोग हैं, अभी थोड़ा ठंडा कर देंगे ना तो वापस जाके एक था भगवाना में गिरेगा। इसलिए आपका नाम गैस नहीं होगा। अगर आना ही है चुपचाप तो क्या बन के आओ? वाष्प। होमवर्क ये है कि वाष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाप को? हाँ हाँ, वही भाप ही वाष्प है। वाह, मेरा बिहार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नहीं, चलिए, तो ये हो गया आपका वाष्प। ये गैस। अवस्था कौन सी है? लेकिन अवस्था तो गैसीय है पूरा, मतलब जो भौतिक गुणों के आधार पर देखोगे तो इसका अवस्था गैस का है। लेकिन इसका जो पीछे है, जब इसका अथी निकालेंगे क्या बनता है? वो आजकल ज़मीन में क्या बनता है? फैमिली चार्ट बनाते हैं ना। अरे ज़मीन के कागज़ के लिए आजकल क्या बनने लगा है जो कहता है कि बनवा के लेके आओ? फैमिली का कि कौन परदादा था? वंशावली। जब इस वाष्प का वंशावली चेक करोगे तो पता चलेगा कि इसके जो परदादा थे वो गैस नहीं थे। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का सदा सर्वदा से ही लोग गैस ही है। रूम का तापमान बदले घटे कुछ भी हो, वो गैसी अवस्था में रहेगा, और ये द्रव से गैस बनेगा। तो जो द्रव से गैस बने वो गैस गैस नहीं, वो वाष्प। और जो गैस गैस ही रहे, है ना, वो इसको गर्म कर दोगे तो क्या क्या बन जाएगा? ये गैस ही है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहेगा। और जबकि ये है आपका द्रव। तो ये 10 मिनट के लेक्चर में आपको बुझा गया होगा कि द्रव और वाष्प में क्या अंतर है। पूछा जाए, पूछने पर बता देंगे। चलिए, एक जादू मारूंगा, पढ़ाए हुआ सब भुला दूंगा। बोलो भुला दो।
बोलिए निकिता बिटिया बताओ, वाष्प और द्रव में क्या अंतर है, वाष्प और गैस में क्या अंतर है? भूला है तुम लोग भाई, मेरा मतलब मैं खिड़की से कूद के जान दे दूंगा, ऐसे मत करो। चलो लिख लो लिख लो लिख लो। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर गैस और वाष्प में, अवस्था भी नहीं बल्कि भौतिक अवस्था के आधार पर, सॉरी शक्तिमान, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव और गैस में कोई अंतर भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव गैस और वाष्प वाष्प में कोई अंतर कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। सामान्यतः 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 गैस उस पदार्थ को कहते हैं जो कमरे के तापमान पर भी कमरे के तापमान पर भी गैसीय अवस्था में रहती हैं, जबकि वाष्प वाष्प उन गैसों को कहते हैं, जबकि वाष्प उन गैसों को कहते हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती हैं और गर्म किए जाने पर, और गर्म किए जाने पर, गर्म किए जाने पर गर्म किए जाने पर गैस में बदलती हैं। ठीक है ना।